हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, कंसंट्रेशन सेल। ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, कंसंट्रेशन सेल ये होते हैं दो टाइप के, टू टाइप। नंबर 1 होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अब होता क्या है उस बात को हम समझेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इन कंसंट्रेशन सेल में होता क्या है, इनमें जो इलेक्ट्रोड होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दोनों सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, सेम सब्सटेंस के बने हो। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल? देखो, इन सच सेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ सेम टाइप बट concentration of electrolytes are different, मतलब एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम टाइप के हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है मेरे पास, सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट वाला। ये तो क्या हो गया हमारे पास एनोड। जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो भी यही होगा, AgNO3 और Ag। ये क्या हो जाएगा? कैथोड। तो बच्चों, कंसंट्रेशन सेल हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम टाइप के हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन क्या हो? डिफरेंट हो। अगर इसकी कंसंट्रेशन मैंने C1 मान ली तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? C2। उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अब बच्चों, ऐसे सेल के लिए ई नोड सेल हमेशा क्या होता है? 0। ई नोड सेल क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? कंसंट्रेशन सेल के लिए। क्यों होगा भाई 0? आप लोग बताओ मुझे। देखो, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन क्या होगी? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है इसका ई नोड कितना होता है ऑक्सीडेशन का? माइनस का 0.80 वोल्ट। और इसी का क्या होगा? रिडक्शन। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? Ag। और इसका ई नोड रिडक्शन कितना होता है? 0.80। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ध्यान रहे इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है C1 और इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है C2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? Ag प्लस C2 इसकी कंसंट्रेशन है और Ag प्लस ही बन रहा है और C1 इसकी कंसंट्रेशन है। तो बच्चों, जो हमारे पास ई नोड सेल आएगा, ई नोड सेल क्या होता है? ई नोड ऑक्सी प्लस ई नोड रिडक्शन। बताओ, ई नोड ऑक्सी कितना? माइनस 0.80। ई नोड रिडक्शन कितना? 0.80। बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए बच्चों
कंसंट्रेशन सेल का ई नोड सेल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब अगर मान लो मुझे इसके लिए ई सेल लिखना है, मुझे क्या लिखना है, ई सेल, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ई नोड सेल तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0, तो इस सेल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 log। अब बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन है, C1, कंसंट्रेशन ऑफ C1, तो यहाँ पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कौन सा वाला, C1, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कौन सा वाला, C2, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सीधा ई सेल, इस माइनस को मैं प्लस कर दूं तो क्या कर दूंगा, रिएक्शन को, इसको इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगा, क्या हो जाएगा 0.059 log C2 ऊपर चला जाएगा और C1 नीचे। मैं चाहूँ तो सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे बच्चों आप लोग बताओ ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, इफ़ अगर C2 इज़ ग्रेटर देन C1 तो हमारे पास जो ई सेल है वो पॉजिटिव आएगा। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ये सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर C2 इज़ लेस देन C1 तो हमारे पास ई सेल क्या आएगा, नेगेटिव। ये याद रख लेना। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अनेक कंपटीशन लेवल में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें वो सीधा पूछता है कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको पूरा सोल्व करके ई सेल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये पता करोगे कि जो C2 और C1 दिया हुआ है, C1 हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर, और C2 कहाँ होता है, कैथोड पर। अगर C2 की वैल्यू ज़्यादा है C1 से, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड ज़्यादा है एनोड से, तो सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, प्लेटिनम H2 गैस एनोड पे है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन H प्लस सॉल्ट ब्रिज H प्लस H2 गैस और प्लेटिनम। अब बच्चों इन दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, C1 C2। तो बच्चों बताओ ये कौन सा कंसंट्रेशन सेल हुआ, ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। समझ में आ रही ना बात। कंसंट्रेशन सेल किसको बोलेंगे, एनोड और कैथोड दोनों के इलेक्ट्रोड क्या हो, सेम हो, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, डिफरेंट हो। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब बच्चों अगर मान लो मुझे इसके लिए लिखना है क्या, ई सेल। अब ये हमें मान लो गिवन है 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटीएम। तो इसके लिए मैं ई सेल क्या लिख सकता हूँ, रिएक्शन लिखेंगे हम पहले। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन H2 गैस है, क्या बनाएगा 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा रिडक्शन, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 मान लेता हूँ, इसको 2 हो जाएगा तो H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट है, इसकी तो मान रखी हमने कितनी, C1, और इसको माना हुआ है C2। ठीक है, प्रेशर हमने माना इसका 1 एटीएम
और इसका भी कितना माना हुआ है 1 एटीएम। तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास नेट रिएक्शन क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास। ठीक, हमने बता ही दिया कि कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोड सेल क्या आता है 0। तो अगर मुझे अब इसके लिए ई सेल लिखना है या ई सेल फाइंड आउट करना है तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, -0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 log प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये आएगा H प्लस पावर 2, कौन सा वाला है ये C1 अपॉन H प्लस पावर 2, कौन सी कंसंट्रेशन मानी हुई है C2। और यहाँ से हम ई सेल निकाल लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं और आगे कैरी करना चाहूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 0.059 प्लस कर देता हूँ इसको, पीछे की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, log H प्लस ऊपर चला जाएगा, कौन सा वाला C2 वाला, और H प्लस पावर नीचे हो जाएगा, कौन सा वाला C1 वाला। तो बच्चों इसको अगर हम और आगे कैरी करें तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log H प्लस पावर 2, ठीक है, कौन सा वाला है ये C2 माइनस log H प्लस स्क्वायर, और ये C1 वाली। अब बच्चों अगर मैं इसको आगे लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ई सेल, ये जो पावर है log की ये क्या आ जाएगी आगे, और 2 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन 2, दोनों से 2 आएगा, हमने कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा log H प्लस कौन सा वाला है ये C2 माइनस log H प्लस कौन सा वाला है ये C1, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब इसको बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई सेल इज इक्वल टू 0.059। ठीक है बच्चों, देखो हम सब जानते हैं pH क्या होता है, माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस log H प्लस वाले को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, pH में। तो ये log H प्लस है C2 का, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह माइनस पीएच, ठीक है, कौन से वाले की C2 वाले की, और इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस pH C1, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.059 यानी कि pH C1 माइनस pH C2। ये हो गई हमारे पास ई सेल की वैल्यू। ये फॉर्मूला बच्चों आपको कब यूज़ करना है, जब आपको सीधा यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन ना हो के pH गिवन हो। तो आप लोग चाहो तो इस वाले तरीके से निकाल सकते हो, जब pH गिवन है तो आप उससे क्या निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और फॉर्मूले में लिख दो, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पता है तो सीधा pH की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये C1 किसका होता है, एनोड का, और C2 कैथोड का। तो मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई सेल 0.059 pH एनोड माइनस pH कैथोड, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये कंसंट्रेशन सेल 2 टाइप का था, तो दूसरा कंसंट्रेशन सेल कौन सा होता है, ध्यान देंगे। दूसरा कंसंट्रेशन सेल को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देखो बच्चों नाम से मालूम पड़ जाता है, उसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, मतलब सब कुछ सेम थे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट थी। इसका नाम है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, मतलब वही इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रोड की क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लोग चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, इन
such cell electrode and electrolyte are of same type, but concentration भी हो सकती है या इलेक्ट्रोड का प्रेशर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस से भी बनता है, इसलिए मैं प्रेशर भी यूज कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। एग्जाम्पल में अगर आपको देना चाहूँ तो ये रहा हमारे पास सीधा एग्जाम्पल, जो अभी हमने लिया था हाइड्रोजन वाला, उसी को यूज़ कर लेता हूँ मैं। H2 गैस, H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस, H2 गैस, प्लेटिनम। इसका हमें जो प्रेशर गिवन है वो है 2 ATM, इसका प्रेशर गिवन है 3 ATM और ये है 1M। तो बच्चों आप लोग खुद बताओ देख के किस टाइप का कंसंट्रेशन सेल होगा। ये कंसंट्रेशन सेल तो है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स एनोड और कैथोड में सेम है, लेकिन उसमें क्या था, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होता था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट सेम है और कंसंट्रेशन भी सेम है, बट इलेक्ट्रोड की जो प्रेशर है या कंसंट्रेशन ये क्या हो, अगर डिफरेंट हो तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अगर इसके लिए भी मुझे क्या लिखना हो, ई सेल, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ई नोट सेल तो इसके लिए भी क्या होगा, 0। कंसंट्रेशन सेल के लिए होता ही 0 है। इसकी रिएक्शन बना दो, क्या हो जाएगी रिएक्शन, सेम रिएक्शन बनेगी, H2 गैस, ऑक्सीडेशन होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। माना कि इसका जो प्रेशर है वो P1 है, कितना मान लेता हूँ मैं इस प्रेशर को, P1 मान लेता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 और 3 लिखा था, अब मैं इनको P1 और P2 मान रहा हूँ, उसमें C1 और C2 माने थे। तो बच्चों P1 हो गया, ठीक है। और दूसरे के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका क्या होगा, रिडक्शन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 गैस, P2। अब कंसंट्रेशन सेम है तो ये तो कट जाएंगे, तो बच्चों नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, H2 जिसका प्रेशर P1 और क्या बनेगा H2, प्रेशर होगा P2। ठीक, अब ऐसे सेल के लिए मुझे क्या लिखना है, ई सेल। तो ई सेल क्या हो जाएगा बच्चों, ए नोट सेल तो 0 हो गया, माइनस 0.059 अपॉन n लॉग में क्या लिख सकता हूँ सीधा, P2 प्रेशर ऑफ H2 जो हमारे पास कौन सा है, P2, और दूसरा भी हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ H2 जो हमारे पास कितना है, P1। अब मैं चाहूँ तो इसको प्लस में करने के लिए लिख सकता हूँ 0.059 अपॉन n लॉग P1 अपॉन P2। और हमें रिएक्शन से मालूम पड़ रहा है कि जब P1 इज़ ग्रेटर देन P2 तो ए सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, राइट है। और जब P1 स्मॉलर देन P2 होगा तो ए सेल क्या होगा, नेगेटिव, और रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक बच्चों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस वाले जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल डायग्राम में, इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो हम इनको चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं मान जाएगा। प्लेटिनम, H2 गैस, प्रेशर P1, HCl, क्योंकि ये जो H प्लस होता है एक्वस, ये डाइल्यूट एसिड होता है, H2 गैस, P2, प्लेटिनम, ठीक है, ये 1M। इस सेल रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन सेल है, कौन सा, इलेक्ट्रोड।
दोनों का इलेक्ट्रोलाइट सेम था, इसलिए मैंने उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आरबीएसई बोर्ड में है और पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल आने के इस पे चांसेस बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो बच्चों लगाइए हेडिंग, हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। होता क्या है बच्चों इसके अंदर, ये एक एच जानते हो ना आप, ये वाला इंग्लिश कैपिटल लेटर का एच इस साइज का होता है। इसमें बच्चों क्या होता है, एच शेप्ड एक ग्लास ट्यूब होती है इस टाइप से, ठीक है बच्चों, इस टाइप से एच शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, जिसके दोनों एंड पर एक प्लेटिनम वायर फ्यूज रहता है। इसके दोनों एंड पर प्लेटिनम वायर होते हैं, प्लेटिनम वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों इसका जो कैथोड है वो किससे बना होता है, इसका जो कैथोड है बच्चों उसके अंदर मरकरी होता है, मरकरी, और ये जो मरकरी है यह मर्क्यूरस सल्फेट और मरकरी के पेस्ट से कवर रहता है। मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 प्लस मरकरी के पेस्ट से कवर रहता है। जबकि जो इसका एनोड है उसके अंदर क्या होता है, कैडमियम और मरकरी का अमलगम होता है, अमलगम। कोई भी मेटल अगर मरकरी के साथ अलॉय बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। इस अमलगम के अंदर जो कैडमियम होता है वह 12 to 24% होता है बाय वेट, ठीक है। ये जो अमलगम है इसके ऊपर यह कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल से कवर रहता है, कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल से कवर होता है, कैडमियम सल्फेट .8/3H2O से। बाकी इस पूरे ग्लास के अंदर, एच शेप्ड ग्लास के अंदर सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट को भर दिया जाता है, सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट से इसको फिल कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन से। ठीक बच्चों, अगर आपको इसकी थ्योरी लिखनी है तो जस्ट आपके स्क्रीन पर थ्योरी आ रही होगी। आप चाहो तो बाद में वीडियो को पॉज करके या आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस स्क्रीनशॉट से आप थ्योरी लिख सकते हो, ठीक बच्चों। तो बच्चों ये होता है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। ये तो मैंने इसकी क्या बता दी, स्ट्रक्चर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सेल डायग्राम बना देते हैं, सेल डायग्राम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड को पहले लिखेंगे, और एनोड क्या है, कैडमियम और मरकरी है साथ में, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा Cd+2 एक्वस, फिर क्या आएगा सोल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन, Hg का तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर किसका होगा, Hg2SO4 का। भाई मरकरी तो ऑलरेडी किस में है, अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ मर्क्यूरस किस में है, Hg+ में, तो इसका होगा रिडक्शन, और ये क्या बनाएगा, मर्क्यूरी। ये होता है बच्चों इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर
मैं इसकी एनोड पर रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 8 एनोड। 8 एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मैं चाहूं तो यहाँ से लिख सकता हूं, एनोड पर यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और कैडमियम +2 बना लेता है। अगर मुझे इसकी कैथोड पर रिएक्शन लिखनी हो तो क्या लिख सकता हूँ, Hg2SO4, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इसको मैं थोड़ी सी यहाँ हटा रहा हूँ, ये लो, और यहाँ से इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किसका पेस्ट है, Hg2SO4 + Hg का। ठीक है, अब Hg+ में है बच्चों, तो एक Hg+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 ये हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, 2Hg + SO4 -2। ठीक है, अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, कैडमियम + Hg2SO4 क्या आ जाएगा, Cd+2 + 2Hg + SO4 -2। बच्चों ये ख़त्म हुआ स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो सीधा इसकी स्ट्रक्चर और एनोड कैथोड पर रिएक्शन पूछी जाएगी। बच्चों इसका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, इसका स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल का ये होता है 1.0183 वोल्ट। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है कुछ स्पेशल केस है बच्चों अपने पास, स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस सिखाया हुआ है, ठीक है, उसको एनोड और कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसकी ट्रिक भी मैंने आपको लिखाई हुई है। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल केस होते हैं और जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वह उस ट्रिक से सोल्व नहीं होते और हम गलती कर जाते हैं। पहला हमारे पास जो स्पेशल केस है वो है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। अगर बच्चों यहाँ मरकरी इलेक्ट्रोड नहीं आता तब तो इसका प्रोडक्ट निकालने का तरीका बड़ा आसान था, लेकिन क्या हो जब मरकरी इलेक्ट्रोड आ जाए। बच्चों हम जानते हैं कि एक्वस NaCl है, मतलब वी हैव 4 आयंस। कौन कौन से, एक तो H+, एक Na+। ठीक है, ये कहाँ की ओर जाएंगे बच्चों, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर जाएंगे। दूसरे हमारे पास कौन है, Cl- और OH-, ये कहाँ की ओर जाएंगे, एनोड की ओर। तो बच्चों हमारे पास कैथोड पर 2 आयंस जा सकते हैं, एक तो Na+ जा सकता है जिसका अगर रिडक्शन हुआ तो सोडियम सॉलिड बनेगा, और एक जा सकता है वाटर का H+, जिसका अगर रिडक्शन हुआ तो H2 गैस बनेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2OH-, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसका जो ई नोड होता है इसका वो होता है -2.71 वोल्ट, और इसका जो ई नोड होता है वो होता है -0.83 वोल्ट। मैंने कहा था आपको कि वाटर का तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वाटर से H2 बनने का और वाटर से O2 बनने का, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग याद ही कर लेना। ठीक है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट क्या कहते हैं हम कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होना चाहिए था, H2O का। क्या बनना चाहिए था, H2, लेकिन ऐसा नहीं होता और बनता क्या है, सोडियम। तभी तो क्या है ये स्पेशल केस। ऐसा क्यों हुआ, रीजन है मरकरी इलेक्ट्रोड।
बच्चों जब हम मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो मरकरी इलेक्ट्रोड क्या करता है, इस H2 गैस बनने की जो टेंडेंसी होती है इसको कम कर देता है ओवर पोटेंशियल की वजह से। और जो मरकरी होता है उसका जो ओवर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मरकरी हैज़ हाई ओवर पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये तो बहुत कम हो जाती है और ये वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। इसकी वजह से Na हमारा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और ये Na डिपॉजिट होकर कहाँ जाता है, उसके बाद मरकरी के साथ ये अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, सोडियम अमलगम। इसको हम क्या बोल देंगे, सोडियम अमलगम। बच्चों यही था हमारा स्पेशल केस कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वस NaCl का Hg इलेक्ट्रोड पर बनना चाहिए था H2 गैस, लेकिन नहीं बनता क्या है, सोडियम अमलगम। तो बच्चों ये किस पर बात हुई, 8 कैथोड। अगर हम 8 एनोड पर बात करें तो वहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, जो रूल हम फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे। जल्दी से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया। अब हम बात करते हैं 8 एनोड की। समझा देता हूँ, ऐसे तो अपन ने समझा हुआ है पहले भी। 8 एनोड बच्चों, 8 एनोड पर भी 2 रिएक्शन हो सकती है, या तो क्लोरीन का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, और Cl2 गैस बन सकती है, या वाटर के जो OH माइनस है इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, और O2 गैस बन सकती है। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है E नोड सेल कितना होता है इसका, माइनस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, -1.23 वोल्ट, और इसका कितना होता है E नोड का, -1.36 वोल्ट। तो हमारा कंसेप्ट वही था क्या, कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो होना किसका चाहिए था, ऑक्सीडेशन इसका, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन मैंने आपको बताया ना बच्चों कि जब O2 गैस होती है, ठीक है, उस O2 गैस के प्रोडक्शन के लिए ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ओवर पोटेंशियल। और जैसे ही ओवर पोटेंशियल जुड़ेगा इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और क्या बनेगा, Cl2। तो बच्चों 8 कैथोड पर तो इसमें बनता है सोडियम अमलगम, और 8 एनोड पर बनता है बच्चों इस पर Cl2। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया हुआ है। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों ये हो गया एक स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस हमारे पास और भी है। से पूछूं क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो सीधा हम हमारा कंसेप्ट लगाएंगे। H2 है, वाटर के पास भी H2, तो बच्चों 8 कैथोड तो क्या बनेगी, H2 गैस, और 8 एनोड क्या बनेगी, O2 गैस। ये तो है हमारा कंसेप्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ concentrated H2SO4 with platinum electrode, तो बच्चों ये क्या बन गया, अब स्पेशल केस कंसनट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों 8 कैथोड तो वही होगा जो हम बनाते आए थे,
H2 गैस बनेगी, ठीक है। लेकिन 8 एनोड पर पहले क्या बनता था, O2, लेकिन अब 8 एनोड पर O2 नहीं बनेगी, बल्कि कौन जाएगा, सल्फेट जाएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और ये सल्फेट जाकर 2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, H2O8-2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि 8 एनोड पर क्या बनता है, H2O8-2। इसको पर डाई सल्फेट कहा जाता है। तो बच्चों ये थे 2 स्पेशल केस, ध्यान रखने हैं बच्चों, क्योंकि इन पर हमारे कंसेप्ट या ट्रिक काम नहीं करती। तो बच्चों ये थे 2 स्पेशल केस। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों। अब हमारा टॉपिक है वेरी इजी और सिंपल टॉपिक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाम से मालूम पड़ रहा है कि जब हम टाइट्रेशन करवाएंगे तो जो कंडक्टेंस है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम इसमें पहला टॉपिक लेते हैं, टाइट्रेशन ऑफ HCl विद NaOH। मतलब HCl को हमने क्या किया हुआ है, कंटेनर में लिया हुआ है, और इसमें हम किसको मिला रहे हैं, NaOH को। बात को समझना। तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, देखो बच्चों बाय द ग्राफ समझते हैं हम, क्योंकि इसमें ग्राफ ही पूछे जाते हैं। तो इधर तो मैंने क्या ले लिया बच्चों, कंडक्टेंस, और इधर ले लिया मैंने वॉल्यूम ऑफ NaOH। देखो बच्चों आप लोग जानते हो, पहले हमने क्या लिया हुआ है कंटेनर में, HCl, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। ये यहाँ मान लिया हमने, इसका मान लिया हमने HCl का। अब बच्चों HCl के अंदर जैसे जैसे हम NaOH मिलाते जाएंगे, ये क्या करता जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज। टाइट्रेशन का मतलब ही है ही क्या, एसिड और बेस की रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने पहले क्या लिया हुआ है, HCl, तो HCl की अमाउंट ज़्यादा है और हम इसमें क्या मिला रहे हैं, NaOH। तो जैसे जैसे मैं HCl के अंदर NaOH मिलाता जाऊंगा, क्या होगा, HCl में कौन सा आयन है, H+। और आप लोग सभी जानते हो कि H+ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज होता है, ये इजीली मूव करता है, इसलिए इसकी कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अंदर NaOH मिलाता जाऊंगा, H+ यहाँ से मूव होता जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, सोडियम, और ये वाटर के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O। तो बच्चों कंडक्टेंस ऑफ HCl घटेगी नहीं घटेगी, घटेगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जब तक कि क्या नहीं आ जाएगा, एंड पॉइंट नहीं आ जाएगा। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट किसको बोलते हैं, जब EQ ऑफ एसिड और EQ ऑफ बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लास 11 में बताया था मैंने, क्या है टाइट्रेशन, जब EQ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल हो जाए, उसे बोलते हैं टाइट्रेशन, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आ गया मतलब जितना भी HCl था उसको NaOH ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। अब हम जब इसमें और NaOH मिलाएंगे तो अब कौन बढ़ेगा, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ेगा, यानी कि वापस कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और ये सीधा हमारे पास यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ बनता जाएगा। जैसे जैसे NaOH मिलाते जाएंगे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। बच्चों हमें ग्राफ ही सीखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझ में आ गया क्या, क्लियर है। HCl था, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए कंडक्टेंस ज़्यादा थी। जैसे जैसे NaOH मिलाते गए उसकी क्या होती गई, वो न्यूट्रल होता गया, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होती गई। और जब पूरी तरह से HCl न्यूट्रलाइज हो गया, NaOH मिलाया, तो कंडक्टेंस बढ़ गई। अब लेते हैं हम इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, ठीक है, क्या लेते हैं हम, समझेंगे। टाइट्रेशन ऑफ CH3COOH वीक एसिड लिया है विद NaOH।
ठीक है, तो बच्चों वही है हमारे पास, ग्राफ बनाते हैं हम। ये तो है वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये है कंडक्टेंस। अब बच्चों हमारे पास पहले क्या है, वीक एसिड, और वीक एसिड का जो कंडक्टेंस होता है वो कम होता है, इसलिए हम इसको कम मानेंगे। वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए हमने कंडक्टेंस ज़्यादा लिया था, ये वीक है इसलिए हम इसको यहाँ लेंगे। बच्चों जैसे जैसे हम इसके अंदर NaOH मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो ये तो वीक एसिड है, जब वीक एसिड में NaOH मिलाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये तो इसको न्यूट्रलाइज तो करेगा, और साथ में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके जो OH माइनस है ये फ्री हो रहेंगे। बात समझ रहे हो, ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको ईजिली क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ में इसके जो OH माइनस है वो क्या होंगे, ईजिली मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा। देखो मैं सबको समझाता हूँ इक्वेशन से। जब मैं CH3COOH में NaOH मिलाऊंगा तो Na इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, Na प्लस H2। तो जैसे जैसे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये वीक से मेरे पास क्या बनता जा रहा है, सोल्ट, और सोल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। और ये क्या आ गया हमारे पास, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं। अब जैसे जैसे मैं इसको मिलाता जाऊंगा, ये तो जितना न्यूट्रल होना था हो गया। अब किसकी अमाउंट बढ़ रही है, NaOH की, बेस की। तो जैसे बेस की अमाउंट बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी एकदम से इंक्रीज होगी, और ये वाला ग्राफ हमारे पास बनेगा। लिख लीजिए आप लोग। तीसरी टाइट्रेशन हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें बच्चों डायग्राम ही पूछते हैं। थर्ड में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करवाते हैं वापस स्ट्रॉन्ग एसिड की विद वीक बेस। अभी तक तो हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे थे, अब वीक बेस लेंगे। तो बच्चों वही ग्राफ बनाएंगे, देखो वही यहाँ पर कंडक्टेंस, और वही यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NH4OH, क्योंकि इस बार हमने NH4OH मिलाया। तो बच्चों HCl है, स्ट्रॉन्ग था, इसलिए कंडक्टेंस पहले से क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसमें वीक बेस मिलाते जाएंगे ये इसको क्या करता जाएगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा। पहले से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कंडक्टेंस हाई है और ये इसको कुछ ना कुछ तो न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा। तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगी, डिक्रीज होगी, और ये आ गया हमारे पास एंड पॉइंट। अब बच्चों एंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अब हमारे पास केवल कौन है, वीक बेस। वीक बेस बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, इसलिए हमारे पास जो ग्राफ है वो इस प्रकार से यहाँ से फ्लैट हो जाएगा। ये है हमारा ग्राफ, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस, या वीक बेस विद वीक एसिड, हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो ग्राफ को समझेंगे, कंडक्टेंस ले लिया, इधर वीक बेस ले लिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ NH4OH ले लिया, और इधर क्या ले लिया, CH3COOH। वीक एसिड कौन सा ले लिया मैंने, CH3COOH, और वीक बेस कौन सा ले लिया, NH4OH। वीक एसिड है, पहले से इसकी जो कंडक्टेंस है वो कम है। अब बच्चों चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, ठीक है, वीक है तो इनका क्या जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेम थोड़ी होगी। किसी न किसी का के या तो Ka ज़्यादा होगा Kb से, या Kb ज़्यादा होगा Ka से। बात समझ रहे हो ना, वीक एसिड या वीक बेस की स्ट्रेंथ हम किससे देखते हैं, Ka से। जिसका Ka ज़्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है।
तो दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ सेम तो नहीं हो सकता। तो जब अगर मान लो यहाँ पर मैंने माना इफ़ Ka इज़ ग्रेटर देन Kb, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है इससे। तो जैसे जैसे हम इसको मिलाएंगे ये न्यूट्रलाइज तो करेगा, लेकिन सही ढंग से न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, इसका कुछ ना कुछ एसिडिक पार्ट बचेगा। इस वजह से जो स्ट्रेंथ कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। या इसका रिवर्स कर दूँ, अगर Kb इज़ ग्रेटर देन K है तो जब वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो कुछ ना कुछ पार्ट इसका बचेगा, तब भी क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। और जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो उसके बाद हम इसको मिलाएंगे तो वीक बेस से वापस ये क्या हो जाएगा, ग्राफ फ्लैट हो जाएगा और ये कहलाएगा हमारा एंड पॉइंट। ये हो गया बच्चों हमारा पास फोर्थ पॉइंट, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो टाइट्रेशन है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये IIT में पूछी जा चुकी है। लास्ट इसको बच्चों बोला जाता है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास AgNO3 था और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, KCl, तो क्या बनेगा Ag प्लस KNO3। तो बच्चों प्रिसिपिटेट बना कि नहीं बना, ये क्या है, PPT। तो ये वाली टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो कंडक्टेंस हो गई और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ KCl। हम किसको मिला रहे हैं, KCl को हम यहाँ पर मिला रहे हैं। बच्चों AgNO3 एक सोल्ट है, इसलिए कुछ ना कुछ तो इसकी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट कुछ ना कुछ इसकी कंडक्टेंस होगी, हो गई। अब बच्चों जैसे जैसे मैं KCl मिलाता जाऊँगा इससे क्या बनते जाएगा, PPT। और PPT कंडक्टेंस शो नहीं करता, मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस AgNO3 के थे उतने नंबर ऑफ आयंस किसके बन रहे हैं, KNO3 के। बात को समझ रहे हो, AgNO3 पहले से प्रेजेंट था, मैंने KCl मिलाया, AgNO3 में कितने नंबर ऑफ आयंस है, 2। KCl मिलाया तो क्या बना, KNO3, इसमें भी इतने ही नंबर ऑफ आयंस है, ये बन रहा है बट इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। इसलिए बच्चों स्टार्टिंग में कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा और क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट। अब बच्चों जब ये कंप्लीट PPT बन जाएगा उसके बाद जैसे मैं KCl मिलाता जाऊंगा तो KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कंडक्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और बच्चों ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं वापस इसी वक्त पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो बच्चों कल लाइव क्लास में आप लोग पूछ सकते हो।